Hello student, myself Karkesh Chaturla, Sri O.R. Bhalodia Mahila Science College, Tankara. YouTube चैनल सब्सक्राइब करो। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी आपके फ्रेंड TY, SY और FY में है उसको भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और नए WhatsApp ग्रुप में भी ये वीडियो को आपको फॉरवर्ड करना है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन जो कोरोना वायरस के हिसाबे कॉलेज नहीं आ सकते, इसलिए हमें YouTube चैनल को चालू किया है। तो आप सभी स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट है तो उसको सबको ये लिंक सेंड करनी है और सबको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब हम TY BSc केमिस्ट्री जो एफिलेट टू सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट में ये OR भालोडिया महिला साइंस कॉलेज टंकार TY BSc केमिस्ट्री में कुल 3 पेपर है, 501, 502 और 503। इसमें 503 फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 1 में फर्स्ट चैप्टर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जब भी हम सोचते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या होगा, जिससे लिए हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी और फर्स्ट लॉ में ऐसी क्या कमी रह गई जिसके लिए हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी। आप सभी ने FY फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर SY में ये पढ़ाई है, फर्स्ट लॉ पढ़ा है, सेकंड लॉ पढ़ा है, पर उससे आगे भी है कुछ। ये हमें TY जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें सेकंड लॉ पहले ही चैप्टर में, यानी पार्ट 1 में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर है, तो हमें उससे आगे जाना है। तो फर्स्ट लॉ में हमें बताया था कि कोई फर्स्ट लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है वो किस उत्पन्न तो हो सकती है, पर उसका फ्लो किस तरफ है वो फर्स्ट लॉ हमें नहीं बता सकता। जो सेकंड लॉ है इसलिए उसकी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हम अब जो सेकंड लॉ है उसकी डायरेक्शन बताएगा कि जो एनर्जी उत्पन्न हुई थी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी रिएक्शन होता है तो उसकी स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। जो डायरेक्शन नहीं होगी तो उसकी कोई प्रक्रिया, इसके प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा। तो डायरेक्शन महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सेकंड लॉ हमें जो लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ की, उसके हिसाब से कोई भी जो डायरेक्शन बताता है वो डायरेक्शन को समझाता है कि एनर्जी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, it cannot be flow colder body to hotter body is cold। એટલે કે જો હીટ है वो कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी स्पॉन्टेनियसली नहीं जा सकती। इसलिए इसका मतलब ये है, जो हम विचार सकते हैं कि जो हॉट बॉडी है उससे कोल्ड बॉडी की तरफ आपको एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो ये हो सकता है, बट कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी है तो ये नहीं हो सकता। तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये हमें सेकंड लॉ समझाता है। सेकंड एग्जांपल है टोटल अवेलेबल हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वर्क विद द कंपेंसन। એટલે કે हमको ये भी पता है जिस भी हम वर्क करते हैं वो वर्क को हम टोटली हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क आपको 100% नहीं मिल सकता, 90% मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना है जो इंजन वर्क इंजन जो एनर्जी को 100% वर्क में कन्वर्ट कर सके, ऐसा इंजन बना ही नहीं है। थर्ड एग्जांपल है एंट्रोपी इज यूनिवर्सल कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग। एंट्रोपी हम सबको पता ही है, FY में उसका और 11-12 साइंस में आप सबने पढ़ाई है कि एंट्रोपी है दिन प्रतिदिन जो रैंडमनेस है वो इंक्रीजिंग हो ही रही है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो एंट्रोपी का जो रैंडमनेस है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है जो रैंडमनेस माध्यम है एंट्रोपी का वो बढ़ता ही जाएगा। जो सबसे रैंडमनेस मींस मानो कि आपके सॉलिड है, आपके पास लिक्विड है और गैस है, तो आपको ये पता होना
सबसे ज्यादा नियर अबाउट नजीक ગોઠવાયેલ હોય, પણ उसके बाद जो उसकी लिक्विड अवस्था है और गैस अवस्था है, तो गैस अवस्था की रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड की रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद जो सॉलिड की रैंडमनेस है वो नहीं होगी, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर है वो हम नियर अबाउट नजीक नजीक जो आपके हिसाब से नजीक नजीक कंपैरिजन के हिसाब से लिक्विड और गैस। तो इसके थर्मोडायनामिक के 3 एग्जांपल हमने देखे। इट कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉट बॉडी, पर इसका रिवर्स डायरेक्शन पॉसिबल है। हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हम कर सकते हैं, पर कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते, ये हमें जानना है। नेक्स्ट एग्जांपल है टोटल अवेलेबल हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वर्क इन कंपेंसेशन, એટલે કે जो वर्क है वो टोटल हम वर्कआउट को जो आपने इंजन પછી कार का इंजन हो तो बाइक का इंजन हो, जो हम पेट्रोल डालते हैं डीजल डालते हैं कार के इंजन में, और जो भी इंजन होता है उसका जो हमें आप दिन में बोलते होंगे कि 60 का एवरेज 60 का एवरेज है 70 का एवरेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्कआउट टोटल नहीं है। 1 लीटर आपने जो भी पेट्रोल डाला है उसमें से हमको 50% या 60% ही हमको उसकी एवरेज मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका टोटल वर्कआउट एरिया होना चाहिए वो टोटल वर्कआउट एरिया जो 100% होना 100% इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इंजन बना नहीं है स्टूडेंट जो आपको 100% वर्क दे सके। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्कआउट है, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी वर्कआउट अथवा जो इंजन है उसका कोई भी हम वर्कआउट इंजन को 100% यानी कि 100% वर्कआउट नहीं ले सकते। तो हमने देखा कि 3 प्रकार के एग्जांपल है। इट कैन नॉट बी फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, ओवन। उसके बाद है टोटल अवेलेबल हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वर्क इन कंप्रेशन एंड एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्सल इज कंटिन्यू इंक्रीजिंग। ये 3 जो एग्जांपल है वो हमें बताता है कि जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें हमको प्रोसेस को समझना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है वो समझना पड़ेगा। जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वर्ल्ड में वो अमुक जो रिएक्शन हो रहे हैं अमुक को हम समझ सकते हैं, अमुक रिएक्शन को हम नहीं सकते। वो प्रोसेस क्या है उसको समझना पड़ेगा। वो प्रोसेस है फर्स्ट प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हकीकत में होता क्या है। तो एक सिंपल प्रकार का आपको एग्जांपल दूं कि आपके घर गेस्ट आए हुए हैं और आपने चाय बनी, तो चाय गर्म ही होगी, गर्म होगी, तो आपको पता ही है। पर गेस्ट बात करने में बिजी हो गए और चाय ठंडी हो गई। इसका मतलब क्या होगा, चाय तो पहले गर्म थी और थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट के बाद 5 के 10 मिनट के बाद वो चाय ठंडी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि चाय को उसमें को एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। जो कोल्डर बॉडी जो पहले गर्म थी इसके बाद वो ठंडी हो गई। जो प्रोसेस हुआ वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। उसके उदाहरण अ प्रोसेस which cannot be it on or after initialization is called spontaneous process। इस प्रोसेस को करने के लिए आपके वर्क की जरूरत नहीं है, वो प्रोसेस आप मेड़ाए हो जाएगा। इसका मतलब उसको आपको वर्कआउट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रोसेस करने के लिए आपको वर्क की W=0 वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नेचुरली वो प्रोसेस होता ही रहेगा। उसके एग्जांपल कितने भी ले लो, सब जगह है। डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर सिंपल प्रकार का एग्जांपल है। अपने घर पर हो
पानी का गिलास लिया, पानी डाला और पानी में सोडियम क्लोराइड डाल दिया। तो आप जब भी सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो उस समय आपको जो सोडियम क्लोराइड है वो और डिसोल्यूशन होना चाहिए, पर डिसोल्व आप नहीं करेंगी तो भी सोडियम क्लोराइड डिसोल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरली वो प्रोसेस हो गया, आपने कुछ इसमें वर्क किया नहीं। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। सेकंड उदाहरण, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ऑन दैट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जांपल है जो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हमको ले जा सकते हैं। को पहले बॉडी हॉट थी और कोल्ड बॉडी में जा सकते हैं, पर ऐसे कोई उदाहरण नहीं है, हमको कोई लॉ नहीं समझा सकता कि कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। सेकंड उदाहरण, थर्ड उदाहरण है इवैपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक। એટલે કે जब भी हम कोई किसी भी लेक और किसी भी लेक में जाते हैं तो जो भी पानी भरा हुआ है, पानी को उसके ऊपर से लाइट पसार होगी तो इवैपोरेट पानी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें हम वर्क नहीं कर रहे, नेचुरली जो भी वाटर है वो इवैपोरेट हो रहा है, हमें वर्कआउट वहां से जीरो मिलेगा। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी वर्कआउट होगा वो जीरो होगा, नेचुरली वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद है फ्लो ऑफ वाटर डाउन टू हिल। जो भी वाटर है वो ऊपर से नीचे आ सकता है, जो भी वाटर है वो ऊपर से नीचे आ सकता है, उस पे आप वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाटर को नीचे डाल दीजिए, वो जो भी वो आपको वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वो वाटर के किस तरफ आएगी, नीचे ही आएगी, इसमें आपको वर्क करने की कोई प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है इसके बहुत सारे एग्जांपल है, इनमें से हमें NaCl ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। थर्ड एग्जांपल था फ्लो ऑफ हॉट हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सेकंड एग्जांपल है देन ऑन देन ओवर। थर्ड उदाहरण है एग्जांपल है इवैपोरेट ऑफ वाटर फ्रॉम लेक। एंड फोर्थ उदाहरण है, फोर्थ एग्जांपल है फ्लो ऑफ वाटर डाउन एंड हिल। और सभी एग्जांपल है वो स्पॉन्टेनियस है और नेचुरली हो रहे हैं, इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की वर्कआउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम न चाहते तो भी ये होगा ही होगा, इसको हम रोक नहीं सकते। इसके बाद एग्जांपल और भी एग्जांपल जो रिएक्शन में हमें, जो केमिस्ट्री में रिएक्शन में देखने को मिलता है वो भी ले सकते हैं। लाइटिंग ऑफ कैंडल, जो कैंडल है उसको एक बार आपको जला दिया तो उसके बाद वो कैंडल जलते ही रहेगा, उसके बाद आपको कोई पण प्रकार की किसी भी प्रकार का वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, H2 गैस में लिया है प्लस ऑक्सीजन हमने गैस में लिया है, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, जो नेचुरली वर्क है। H2 प्लस O2 क्या मिक्स होकर क्या बन जाएगा, वाटर, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और मीथेन को डाइऑक्सीजन એટલે ऑक्सीजन से मिला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो मीथेन को अगर ऑक्सीजन मिल जाए, जो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड जो इवैपोरेट होता है वो हम नहीं कर सकते, जो करेंगे नहीं चाहते तो भी कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से निकलेगा और वाटर आउट निकल जाएगा। ये सब उदाहरण है वो स्पॉन्टेनियस है। दुनिया में वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो हम स्पॉन्टेनियसली नेचुरली होते ही रहते हैं, हमको इसका ध्यान भी नहीं होता। तो जैसे ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये वन डायरेक्शन प्रोसेस है। क्या है बच्चे, वन डायरेक्शन प्रोसेस है, हमें अदर डायरेक्शन को रिवर्सिबल ये सब करना है तो हमें ये लो समझा नहीं सकता। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल, हमें पहले उदाहरण में कहा था कि जो भी आप टी ले रहे हैं, चाय बनाई, पहले गर्म थी
पर आप 5 मिनट और 10 मिनट के बाद जो चाय थी वो क्या कोल्ड हो गई। इसकी रिवर्स डायरेक्शन आप विचार सकते हैं कि जो कोल्ड टी थी, कोल्ड चाय थी, क्या ये हॉट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये सब एग्जांपल है, रिवर्स डायरेक्शन में हो नहीं सकते। तो हो नहीं सकते तो क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ, सब लॉ की हमको जरूरत पड़ी समझने के लिए। ये सब उदाहरण समझने के लिए जो भी फर्स्ट लॉ नहीं समझा सका वो सेकंड लॉ के माध्यम से हम समझ सकते हैं, सेकंड लॉ जो नहीं समझ सका वो थर्ड लॉ के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये सब जो उदाहरण है वो स्पॉन्टेनियस है। आप भी 11 और 12 साइंस में जो भी उदाहरण ले सकते हैं, पढ़े होंगे कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और कॉलेज में बीएससी में सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 में भी काफी सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के जो भी आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। तो ये थे spontaneous direction, the process which cannot occur in oven or after initialization, it's called spontaneous process. In that oven, जो भी एग्जांपल है वो ओवन ही, आप मेरे ही जो भी प्रोसेस हो रही है हमें उसमें वर्क नहीं करना है। जो आप नहीं चाहते तो भी ये सब प्रोसेस होगी क्योंकि ये नेचुरली प्रोसेस है, हम उसको रोक नहीं सकते। जो भी प्रोसेस है वो नेचुरली प्रोसेस है, हमें उसे रोक नहीं सकते। तो हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे होता है और उसका हमने एग्जांपल जो नेचुरल रीते स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरल रीते हो सकते हैं उसके भी एग्जांपल हमने देख लिए। जो हमें केमिस्ट्री में इनिशियलाइजेशन, लाइटिंग ऑफ कैंडल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर पानी बना सकते हैं, वो भी नेचुरली बना सकते हैं। जो भी प्रोसेस है वो नेचुरली प्रोसेस हो रहे हैं। उसके बाद हम कुछ पिक्चर बता रहे हैं जो पिक्चर में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। कीप जंपिंग एंड माउंटेन, એટલે કે जो भी पर्वत है, माउंट है, उसमें एक जो आपको सीन दिख रहा है इसमें से एक आदमी जंप ले रहा है और जंप मारने के बाद वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब क्या है? वो आप मेरा ये जो भी कंटिन्यू स्पॉन्टेनियस ही हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो भी रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है। उसके बाद सेकंड पिक्चर है, वो सेकंड पिक्चर में जो भी ये आदमी पर्वत पर हिल्स पर चढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके ये जो भी पर्वत ऊपर से आप कूदका लगाएंगे, इसका मतलब कि आपको जो कूदका लगाने के बाद जो नीचे जा रहा है वो स्पॉन्टेनियस हो रहा। आप नहीं चाहते तो भी नीचे जा ही रहेंगे। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक आदमी जो पर्वत ऊपर चढ़ रहा है तो चढ़ने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो एक स्पॉन्टेनियस है, दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक को आपने जंप लगाया तो आप नीचे जा रहे हैं और दूसरा आप पर्वत ऊपर चढ़ रहे हैं, हिल्स ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उसमें चढ़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्क जड़। तो उसको आपको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या हुआ? दो प्रोसेस आपके सामने आई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाउ विल बी डिफरेंट अबाउट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वर्क अबाउट जीरो और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वर्क अबाउट नॉट विल बी जीरो। उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा तब भी आप आगे रिएक्शन कर पाएंगे, तब भी आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, तब भी आपको कुछ वर्कआउट मिलेगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कोई भी वर्क करना नहीं है, नेचुरली आप वो रिएक्शन हो सकता है, कुछ भी वर्कआउट नहीं करना है, कुदरती वो प्रोसेस होनी है, हम उसको रोक भी नहीं सकते हैं। और रिक्वायर्ड वर्क जो भी है उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। पर्वत ऊपर चढ़ने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा तब भी आप चढ़ पाओगे। तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। और पहला जो पिक्चर है उसमें जो भी लड़की है वो पर्वत ऊपर से छलांग लगाकर कहां जाएगी?
पर पानी को ऊपर जाने के लिए तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। इसके काफी सारे एग्जाम्पल है जो हम ये देख सकते। इसके बाद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हीट को आपको ले सकते हैं। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल आपको देख लिए। हीट फ्लो, जो भी थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर आपको देख रहे हैं 200 सेल्सियस में से आप 100 सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 150 सेल्सियस में से आप 150 सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये प्रोसेस जो भी है स्पॉन्टेनियस है, पर उसके रिवर्सिबल प्रोसेस हम नहीं कर सकते। रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि जो 100 सेल्सियस में से हम 200 सेल्सियस में कन्वर्ट करना नामुमकिन है। इसका मतलब यही हुआ कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हम ये समझा रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो वर्कआउट होगा वो 0 होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो वर्क होगा उसकी आपको कुछ कीमत मिलेगी लास्ट में। इसके गैस फ्लो जो आप 11-12 साइंस में पढ़ गए हैं कि नाइट्रोजन गैस का हमें लिया है तो हम कुछ नहीं करेंगे तो गैस फ्लो एक वैक्यूम से दूसरे वैक्यूम में बढ़ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक वैक्यूम लेना है जिसमें नाइट्रोजन गैस हमने ले लिया है तो दूसरे वैक्यूम में स्पॉन्टेनियसली वो वर्कआउट हो जाएगा। पर रिवर्सिबल ये मुमकिन नहीं है। इसके जो वैक्यूम है सभी नाइट्रोजन गैस एक तरह से हमें कुछ संग्रह करना है तो ये मुमकिन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी उसका रिवर्सिबल प्रोसेस हम कर नहीं सकते। उसके बाद कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को देख लिया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वर्कआउट 0 मिलेगा। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो नेचुरली हो रहे हैं, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देख ही सकते हैं जो वर्कआउट होगा वो नेचुरली होगा, पर जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही वर्क करना पड़ेगा। तो लास्ट में जब उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कुछ वर्कआउट मिलेगा। उसके बाद नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अ प्रोसेस which can neither take place by itself or by initialize is called a non spontaneous process. A process which can neither takes by itself means वो जो भी प्रोसेस हो रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरली नहीं हो सकता। उसको कुछ कोई भी मशीन करा सकती है, कोई भी आदमी करा सकता है, उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा तो भी आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, तो भी आपको कुछ वर्कआउट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ। और इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपको वर्क करने की नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जरूरत पड़ेगी। इसके बाद कोई भी रिएक्शन ले लो, आप वर्क करेंगे तो भी उसमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सब क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। उसके कुछ एग्जांपल ले ले। फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल, फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल, नीचे से ऊपर हम ले जा सकते हैं पानी को। जो फ्लो ऑफ वाटर है ऊपर से नीचे आ सकता है पर नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। फ्लो ऑफ वाटर अप टू हिल, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, फ्लो ऑफ हीट कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी तो हो सकती है पर फ्लो ऑफ हीट कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ये हो ही नहीं सकता। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो सकता है और लो प्रेशर टू हाई प्रेशर कैसे मुमकिन है। उसके बाद अगला एग्जांपल कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हो सकती है पर कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। उसके बाद फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल, नीचे से ऊपर आपको पानी को चढ़ाना है। ऊपर से नीचे तो आप ले जा सकते हैं पर नीचे से ऊपर आप ले नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी
एग्जांपल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के हो गए। हम अब डिफरेंट समझेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ड्राइविंग फोर्स, इसमें जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें अब फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वर्कआउट की जरूरत पड़ेगी। फोर्स का मतलब हम यहाँ वर्कआउट का मतलब यहाँ हम करेंगे कुछ, उसमें एंट्रोपी होगी, एंथैल्पी होगी, मुक्त ऊर्जा होगी, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा टी, डेल्टा एस, ये सब हो सकता है जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जो इसमें भाग बच। इसके बाद ड्राइविंग फोर्स में टू टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी, tendency of minimum energy and tendency of maximum entropy. Tendency of minimum energy, मिनिमम एनर्जी का मतलब हुआ एंथैल्पी, एंथैल्पी का जो सिंबलाइज है वो डेल्टा एच है, और टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस, एंट्रोपी है वो मैक्सिमम रैंडमनेस में होगी। मैंने पहले ही बताया गैस की रैंडमनेस सबसे ज्यादा है, लिक्विड की रैंडमनेस उसके थोड़ी करीब होगी, और सॉलिड की जो की रैंडमनेस है वो हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर है और नियर अबाउट रहते हैं। तो इसके समझ सकते हैं कि टू टाइप के फोर्स इसमें लगने होंगे, टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी में और टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम में। जो भी टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी है उसमें एंथैल्पी आपको देखने को मिलेगी, जो भी एंथैल्पी है डेल्टा एच है और ग्रेटर देन लेस देन 0 मिलेगा। लेस देन 0 का जो भी डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच मींस H2 माइनस H1, जो आप समझ सकते हैं जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा? मिनिमम एनर्जी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस, एंट्रोपी, तो जो एंट्रोपी है और जैसी रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी वहां जो भी होगा वो रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी। गैस में रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी तो उसकी एंट्रोपी भी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ जो भी है वो एंथैल्पी और एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। अब हम आ सकते हैं अगले पॉइंट पर, एंट्रोपी क्या है, जिसका सिंबलाइज है कैपिटल एस, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज thermodynamic quantity which is measure of randomness or disorder of molecule or system. Entropy की definition ही ऐसी है, entropy is thermodynamic quantity which is measure of randomness or disorder of the molecular of system. Randomness और disorder, randomness तो है और जो भी मोलिकुलर एटम आयन है और डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं है, डिसऑर्डर फॉर्म में है। इसका मतलब होता है 1 3 5 7 डिसऑर्डर फॉर्म में हो सकते हैं, 1 5 7 1 11 डिसऑर्डर, 1 2 3 होता तो ये ऑर्डर फॉर्म में होता, पर ये सब डिसऑर्डर फॉर्म में है। डिसऑर्डर और रैंडमनेस जो हो वो गैस में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो गैस की एंट्रोपी लिक्विड और सॉलिड से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी क्योंकि उसकी रैंडमनेस सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी व्हिच इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, इसके माध्य एंट्रोपी का मेजरमेंट ही है कि सॉलिड की रैंडमनेस कितनी है वो हम बता सकते हैं, लिक्विड की रैंडमनेस क्या है वो भी हम जान सकते हैं, और गैस की रैंडमनेस क्या है वो भी हम जान सकते हैं। तो एंट्रोपी के माध्यम से उसकी एनर्जी कैसे, एंट्रोपी है एंथैल्पी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। तो पहले हमको एंट्रोपी को समझना पड़ेगा कि एंट्रोपी क्या होता है और एंट्रोपी का मतलब क्या है। तो एंट्रोपी हम सिंपल स्टेप में समझते हैं। स्टेप 1 है S1, कन्वर्ट टू रिवर्सिबल प्रोसेस, स्टेप 2, और अदर स्टेप है S1 टू S2। तो हमको बताया डेल्टा S इज इक्वल टू, हम लिख सकते
सकते हैं कि S2 माइनस S1 इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल स्टेप। इसका मतलब ये है कि आपको बेस स्टेप की जरूरत पड़ेगी। जो भी रिएक्शन पहले जो भी आपने रिएक्टेंट लिया था वो उसकी शुरुआत की अवस्था हो गई, उसके बाद आपको जो भी प्रोडक्ट मिला वो आपको लास्ट अवस्था हो गई। तो उसमें जो भी एंट्रोपी का बदलाव हुआ वो हम कैलकुलेशन करके लास्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें 2 स्टेप है, S1 एंड S2। तो डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। तो डेल्टा S इन रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा S रिवर्सिबल। डेल्टा S इन रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा S रिवर्सिबल। जो भी एंट्रोपी रहेगी वो रिवर्सिबल डायरेक्शन हो तो और इनरिवर्सिबल डायरेक्शन हो तो दो डायरेक्शन में सेम एंट्रोपी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा S रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा S इनरिवर्सिबल हम रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में तो डेल्टा S इज इक्वल टू जो लिखना है क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T। डेल्टा S इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन T। Q मींस हीट एंड T मींस टेंपरेचर। तो डेल्टा S is equal to Q means T reversible। तो डेल्टा S is equal to डेल्टा S reversible। तो रिवर्सिबल डायरेक्शन क्या है, S2 माइनस S1। इसके माध्यम के जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें कितनी एंट्रोपी लगेगी, क्या एंट्रोपी का बदलाव हुआ, वो हम लास्ट में प्रक्रिया जो प्रोडक्ट हमको मिल गया उसके बाद हम उसको कैलकुलेट और फाइंड आउट कर सकते हैं। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो सेम एज डेल्टा S होगी। तो हमने देखा कि जो भी एंट्रोपी है उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल प्रकार के जो आपको एग्जांपल बता रहा हूं जिससे कोई भी 11-12 साइंस हो, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो आसानी से ये सीख सके कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, जो भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो उसके बाद एंट्रोपी को हम दूसरी समझ सकते हैं। रो एक बाजार में से आपको कोई भी इंडा ले लीजिए, तो जो रो एग है वो सॉलिड है, उसको आप बॉईल कर लीजिए। तो क्वेश्चन ये आपको कोई भी पूछे कि रो एग की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी या बॉईल एग की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, तो मैंने आपने कहा था कि सॉलिड की एंट्रोपी, लिक्विड और गैस, तो इनमें से रैंडमनेस मॉलिक्यूलर सबसे ज्यादा इसमें है, तो गैस में रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड में और लास्ट में सॉलिड में। तो जो बॉइल्ड है एग, जो बॉइल्ड एग है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी और रो एग है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें होगी, गैस में, उसके लेस देन लिक्विड में, उसके लेस देन सॉलिड। तो सॉलिड सबसे ज्यादा एंट्रोपी जो क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस में है, किसकी, इसकी रैंडमनेस सबसे ज्यादा है। डिसऑर्डर फॉर्म में जो भी मॉलिक्यूलर है वो डिसऑर्डर फॉर्म में है। उसके बाद लिक्विड में उसमें भी हम रैंडमनेस और डिसऑर्डर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और सॉलिड उसमें रैंडमनेस की शक्यता कम है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूलर नियर अबाउट जो भी गोठवनी है उसकी नियर अबाउट सॉलिड फॉर्म में ही होती है। तो उसके बाद हमें वो कन्वर्ट करना है, सॉलिड को हम सब्लिमेशन करेंगे, सॉलिड को हम सब्लिमेशन करेंगे तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। सॉलिड को हम सब्लिमेशन करेंगे तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या होगा, तो इसमें से जो सॉलिड डायरेक्ट सब्लिमेशन हीट, सॉलिड को हम डायरेक्ट, इसका उदाहरण है कपूर, डायरेक्ट हम जो उसमें हीट देंगे तो डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाए।
तो हम जो इसमें एंथैल्पी और डेल्टा H और डेल्टा S की वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं तो उससे हमें प्लस में मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहां जो लास्ट अवस्था थी पहले सॉलिड थी पर लास्ट में हमें जो मिली वो गैस अवस्था थी, तो गैस अवस्था में रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी, तो वहां डेल्टा H और डेल्टा S की वैल्यू हमें सबसे ज्यादा मिलेगी और प्लस में मिलेगी। उसके बाद जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी। रैंडमनेस क्या बढ़ेगी, जो सॉलिड जो नियर अबाउट जो भी सॉलिड के आयन थे वो नियर अबाउट नजीक उठवाए रहेंगे, पर उसके हम लिक्विड में कन्वर्ट करते ही जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो रैंडमनेस बढ़ी, डिसऑर्डर फॉर्म बढ़ा, तो एंट्रोपी और एंथैल्पी वैल्यू हमें प्लस में मिलेगी, डेल्टा H और डेल्टा S बढ़ेगी। उसके बाद जो लिक्विड है उसे हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, वेपोराइजेशन करेंगे, तब भी हमें लिक्विड में से क्या होगा, लिक्विड में से जो गैस में कन्वर्ट होगा उसमें भी रैंडमनेस बढ़ेगी, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। रैंडमनेस बढ़ी, डिसऑर्डर फॉर्म बढ़ा, इसका मतलब एंट्रोपी और एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद हम रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे कि गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कोई चाहता नहीं है, गैस ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो और लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कभी गैस नहीं चाहेगा। जो डिसऑर्डर फॉर्म है सबसे ज्यादा गैस में आपको मिलेगी, उसके बाद लिक्विड में होगी, उसके बाद सॉलिड में। सॉलिड हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, डिसऑर्डर फॉर्म बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी। उसके बाद हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में कन्वर्ट होगा लिक्विड तो रैंडमनेस और भी बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी और एंथैल्पी की वैल्यू और भी बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एंट्रोपी है वो रैंडमनेस ऊपर आधारित होती है, जिसकी सबसे ज्यादा रैंडमनेस होगी वो एंट्रोपी की वैल्यू उसकी एंट्रोपी और एंथैल्पी की वैल्यू हमको वहां से प्लस में मिलेगी। उसके बाद हम सिंपल प्रकार के दो पिक्चर हम दिखा सकते हैं। जो एक सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल को हम गैस में लिक्विड में कन्वर्ट करें, सॉलिड पार्टिकल को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिड को हम S1 कहेंगे और लिक्विड को हम क्या कहेंगे, S2। एक हमारी पहला स्टेप था और लिक्विड है हमारा दूसरा स्टेप। उसके बाद हमको जो एंट्रोपी की कैलकुलेशन करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, S1 S2 डेल्टा S इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1। बच्चों आपको पता है, आप पढ़ गए हैं, ये आपके लिए नया नहीं है। डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, डेल्टा S। बट यहाँ जो भी वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन 0 मिलेगी, या जो भी एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में क्या हुआ है, कन्वर्ट। जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो 0 आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में, तो एंट्रोपी की वैल्यू प्लस में मिलेगी। सॉलिड लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी की वैल्यू प्लस में मिलेगी। पर अगर ये रिवर्स डायरेक्शन ले सकते हैं, अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो जो एंट्रोपी की वैल्यू है आपको कभी प्लस नहीं मिलेगी। इसका मतलब डिसऑर्डर फॉर्म अब ऑर्डर हो रहा है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑर्डर फॉर्म में आ रहा है। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो डिसऑर्डर फॉर्म होगा, रैंडमनेस होगा, और जो लिक्विड है वो इसमें कन्वर्ट होगी तो जो ऑर्डर फॉर्म है और डिसऑर्डर फॉर्म है वो बढ़ता ही जाएगा। जो बढ़ता ही जाएगा तो उसकी एंट्रोपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो 0 कभी आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S ग्रेटर देन 0। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S ग्रेटर देन 0। डेल्टा S की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा है जो आप
कार्ड तो खेलते ही होगे। कार्ड का जो हम पहले आप जो कार्ड है वो जो भी गुट सबके ऑर्डर फॉर्म में लेंगे 1 2 3 4 5, पर अगर दो थप्पी को, दो कार्ड को ये अलग अलग किया जाए और सबको बीच में अगर भेगा कर देंगे तो उसकी ऑर्डरलेस जो पहले थी वो क्या हो जाएगी, डिसऑर्डर फॉर्म में हो जाएगा। जो डिसऑर्डर फॉर्म में पहले जो कार्ड की एंट्रोपी थी वो सबसे ज्यादा नहीं थी, उसके बाद आपको कार्ड में जो भी आपका कार्ड है उसको आपने मिक्स कर दिया तो अब क्या होगा, डिसऑर्डर फॉर्म में होगा। ये सब उदाहरण है, जो भी है वो एंट्रोपी में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है, जो एंट्रोपी है वो सबसे ज्यादा डिसऑर्डर फॉर्म में आपको मिलेगी। डिसऑर्डर फॉर्म सबसे ज्यादा आपको गैस में दिखना पड़ेगा, जो भी हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेशन। कोई भी एंट्रोपी है तो हम इसे कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। डेल्टा एस मींस एंट्रोपी, डेल्टा एस मींस एंट्रोपी, S2 माइनस S1, Q means heat, reversible upon 2. Second law of thermodynamic. Second law of thermodynamic. एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन इन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। एंट्रोपी है और थर्मोडायनेमिक का स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी है थर्मोडायनेमिक का स्टेट फंक्शन है, मुक्त ऊर्जा है और डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक का स्टेट फंक्शन है, टेंपरेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी ये सब थर्मोडायनेमिक का स्टेट फंक्शन है। एक में आप बदलाव करेंगे ऑटोमेटिक दूसरा बदल जाएगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू, हम आपको जो भी बता रहे हैं आपको बीएससी सेमेस्टर 1 2 3 और 4 में आ गया है, आपके लिए कुछ बच्चों नया नहीं है। डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, डेल्टा एस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा S1 को क्या हम कह सकते हैं, इनिशियल कह सकते हैं, और S2 को हम क्या कह सकते हैं, फाइनल कह सकते हैं। तो डेल्टा S रिवर्सिबल इज इक्वल टू, तो फाइनल में हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगी। तो जो भी रिएक्शन है तो आपको रिएक्शन करने के लिए पहले क्या चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए। तो रिएक्टेंट में हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, S1। जो प्रोडक्ट मिला है इसे हम क्या कहते हैं, S2। तो डेल्टा S इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, S2 माइनस S1। डेल्टा S रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा S प्रोडक्ट माइनस डेल्टा S रिएक्टेंट। डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। डेल्टा S जो आप पढ़ गए, सिस्टम है और सराउंडिंग दोनों बात अलग है। हम बीएससी सेमेस्टर 2 और 4 में समझ गए हैं, सिस्टम है जो नेचुरली इसको इफेक्ट करते हैं। मैं आपको याद बता दूं, जो आपने पढ़ा है वो सिस्टम में 3 प्रकार की सिस्टम थी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। जो बीकर है ओपन है तो उसमें जो भी एनर्जी है और मेटल है वो एक्शन कर सकते हैं, वो ओपन सिस्टम हो गई। उसके बाद जो बीकर है उसमें हम कोई भी ऊपर दबा के रख देंगे, ढक देंगे, तो जो एग्जाम्पल के लिए आप घर में प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं तो क्लोज सिस्टम का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। उसमें एनर्जी और मेटल कोई भी ना अंदर जा सकती है, जो बाहर से अंदर नहीं आ सकती, पर एनवायरनमेंट उसमें इफेक्ट, सराउंडिंग उसमें इफेक्ट कर सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम, ये 3 प्रकार की सिस्टम थी, सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, जो आप बीएससी सेमेस्टर 2 और 4 में पढ़ गए, स्टडी आपने कर दिया है। तो टोटल आपको एंट्रोपी जब भी चाहिए तो आपको सिस्टम में कितनी है वो भी लेनी पड़ेगी और सराउंडिंग में कितनी है वो भी आपको लेनी पड़ेगी, तब भी आपको टोटल एंट्रोपी आपको मिलेगी। उसके बाद डेल्टा इज मोर पॉजिटिव
when the system absorb heat of lower temperature rather than higher temperature। जो आपको टेम्परेचर डेल्टा एस की वैल्यू लास्ट में कैलकुलेशन करके प्लस में मिले, डेल्टा एस की वैल्यू आपको किस में मिले, प्लस में मिले, तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम उसको हीट को एब्सॉर्ब कर रही है एट लोअर टेम्परेचर रेदर देन हायर टेम्परेचर, एब्सॉर्ब करके लोअर टेम्परेचर रेदर देन हायर टेम्परेचर। सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हमको लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो सॉलिड को हम जब भी लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो भी एनर्जी है डेल्टा एस की वैल्यू प्लस में मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा, तो सॉलिड डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। जो एंट्रोपी है वो अब एब्सॉर्ब हो गई, पहले लोअर टेम्परेचर था, सॉलिड था, हाई टेम्परेचर किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब भी आपको जो भी लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो लिक्विड ही रहेगा। तो इसकी रैंडमनेस जो जिससे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस उसमें बढ़ेगी। सॉलिड की रैंडमनेस जो टेम्परेचर लो था तब कम थी, उसके बाद आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड था किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड की रैंडमनेस क्या है, वो कम है। उसके बाद आपने लिक्विड में कन्वर्ट किया तो रैंडमनेस डिसऑर्डर फॉर्म किया हुआ बढ़ गया, ऑर्डरलेस अब नहीं रहा। सॉलिड है वो ऑर्डरलेस है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो ऑर्डरलेस में से डिसऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रैंडमनेस हो गया, तो एंट्रोपी बढ़ी तो प्लस में आपकी वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आप जो भी लेंगे उसका जो भी टेम्परेचर हाई करेंगे तो हाई करने के बाद जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप किसी भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो भी अवस्था है वो सॉलिड में से लिक्विड में, लिक्विड में से गैस में, वो जो भी एनर्जी है वो एब्सॉर्ब होगी। जो लोअर टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर में होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो आपको प्लस में मिलेगी। प्लस में मिलने का मतलब है टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो सॉलिड कन्वर्ट लिक्विड में हुआ, लिक्विड कन्वर्ट गैस में हुआ और गैस कन्वर्ट गैस में से जो रैंडमनेस है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एंट्रोपी कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। जो भी एंट्रोपी का फैक्टर है डेल्टा एस गैस ग्रेटर देन डेल्टा लिक्विड ग्रेटर देन सॉलिड, जो आपने बताया सबसे ज्यादा होगी एंट्रोपी गैस में, उसके बाद लिक्विड में आपको देखने को मिलेगी और लास्ट में सॉलिड। जो क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉलिड की एंट्रोपी क्यों कम है तो उसकी रैंडमनेस ज्यादा है, इसके लिए उसकी एंट्रोपी भी कम है। लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से क्यों ज्यादा है तो उसकी जो रैंडमनेस है वो लिक्विड की सॉलिड के बढ़ गई, इसके लिए एंट्रोपी उसकी बढ़ गई। इसके बाद गैस में जो उसके मॉलिक्यूलर है वो कहीं भी घूम सकते हैं, उसकी रैंडमनेस डिसऑर्डर फॉर्म में है, इसलिए उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको कोई भी जो आपके पास मानो कि दो बीकर आपके पास है, दो भी बीकर में आप जब भी आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर पे नीचे कोई भी रैंडमनेस क्या होता है कि जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते उसको प्रेशर डालेंगे तो जो भी प्रेशर होगा, जो भी नीचे आपने मॉलिक्यूल रखा है उसका रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, जो मॉलिक्यूल आपने प्रेशर दबाया उसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके आयन थे और एटम थे वो अब नियर अबाउट नजीक हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी कम हो रही है। पर उसका गैस में से खोला जाए, इसके लिए जो भी आपने प्रेशर लगाया है वो ले लिया जाए, तो जो भी
आपने बीकर लिया है, जो भी आपने क्यूब लिया है, अब रैंडमनेस आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेगी। प्रेशर लगाया था, जो भी बबल्स आते हैं, बलून आते हैं, आप उसके एक टेल से आप दबाएंगे तो जो भी अंदर जो भी हवा आपको देखने को मिलेगी उसकी रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बबल्स और जो भी आप देखिए उसके अंदर गैस भरा हुआ है, तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा हो सकती है क्योंकि उसकी डिसऑर्डर फॉर्म में। उसके बाद डेल्टा एस प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन जी और डेल्टा एस ग्रेटर देन जी, जो हमको डेल्टा एस, डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा एच, डेल्टा जो भी स्टेट फंक्शन है वो एंट्रोपी को हमको कंपैरिजन करना है। जो हम एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी को कन्वर्ट करना है, प्रेशर के साथ एंट्रोपी को हम कन्वर्ट करना है, इसकी कंपैरिजन करनी है कि एंट्रोपी में जो भी बदलाव, टेम्परेचर को बदला जो हम चेंज कर सकते हैं तो एंट्रोपी में क्या चेंज आ सकता है। प्रेशर हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा। मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी में हम कन्वर्ट करते हैं तो एस डेल्टा एस में क्या कन्वर्ट हो सकता है। और जो भी स्टेट फंक्शन है वो थर्मोडायनेमिक के स्टेट फंक्शन है, उसमें हम एक को हम कन्वर्ट करते हैं तो दूसरे की इसके ऊपर क्या असर होगी वो हमको जानना है। इसे जानने के लिए आपको एंट्रोपी का जो भी रिलेशन है वो पता होना चाहिए कि प्रेशर है तो एंट्रोपी के साथ इसका क्या रिलेशन, प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्शन में वो बदल सकता है, और टेम्परेचर का उसके साथ क्या कनेक्शन है वो भी हम कह सकते हैं। एंट्रोपी चेंज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज और रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज हो सकती है सॉलिड, लिक्विड में से गैस में, पर रिवर्स डायरेक्शन, गैस में से हम लिक्विड में आए, लिक्विड में से हम सॉलिड में आए तो एंट्रोपी में क्या चेंज होगा। तो डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल यहाँ हम टेम्परेचर और प्रेशर स्टेबल अंडर कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर अंडर कंडीशन हम कांस्टेंट रखेंगे तब भी आपको उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। रिवर्स डायरेक्शन, तो रिवर्स डायरेक्शन में जब भी हम जाते हैं तो जो भी रिवर्स डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन मींस मैंने आपको जो भी एग्जांपल दिया, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस में जो रैंडमनेस है और डिसऑर्डर फॉर्म में बढ़ता जाएगा, पर रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे गैस में से लिक्विड, लिक्विड में से सॉलिड में आप कन्वर्ट करेंगे तो जो भी रिवर्स डायरेक्शन है वो बढ़ नहीं सकती, एंट्रोपी कम ही होगी क्योंकि लास्ट में आपको क्या मिला, सॉलिड मिला। तो जो भी होगा वो जो गैस की रैंडमनेस है सबसे ज्यादा होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, उसकी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। कैसे, सॉलिड में से आप लिक्विड में गए, लिक्विड में से आप क्या गए, गैस में, तो ऑर्डर फॉर्म में से आप डिसऑर्डर फॉर्म में गए और गैस में गए तो उसका भी डिसऑर्डर फॉर्म हो गया, रैंडमनेस हो गया तो एंट्रोपी प्लस में मिलेगी। आप रिवर्स डायरेक्शन में वे में आए, गैस था उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड में, तो एंट्रोपी क्या होगी, माइनस में, वो प्लस में मिला और माइनस में यही वैल्यू मिलेगी, कौन किस में मिलेगी, माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गए, तो यहाँ डेल्टा एस टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिवर्स डायरेक्शन में एंट्रोपी चेंज इन रिवर्स डायरेक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगी, डेल्टा एस सिस्टम इज प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिवर्स